नमस्कार बच्चों। अभी जो रिवीजन टेस्ट हुए हैं इसके लिए विषय हिंदी का हल आदर्श उत्तर हमने बनाए हैं सुविधा के लिए। कक्षा 9वीं सत्र 2020-21। मैं हूँ अंजलि सिंह, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाट, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। इस रिवीजन टेस्ट में कक्षा 9वीं में सबसे पहले जो प्रश्न लिया गया है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें सबसे पहला नंबर है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? इसमें 4 विकल्प हमारे सामने हैं। पानीपत की लड़ाई, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की, कारगिल का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की। बछिया के ताऊ, ये मुहावरे आपने सुने होंगे क्या? नहीं सुने हैं तो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है कोल्हू का बैल, अधिक परिश्रमी, मूर्ख व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति। तो इसका सही उत्तर है मूर्ख व्यक्ति। अगला है, मंदिर में कितनी पोथी रखी गई थी? जब हम उसकी गहराई में जाएंगे तब हमको ये पता चलेगा। हमारे सामने विकल्प है 101, 102, 103 और 104। तो इसका सही उत्तर है 103। वाक्य के मुख्य अंग होते हैं। वाक्य के कितने मुख्य अंग होते हैं? विकल्प है 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर है 2। कालिंदी कूल कदम की डारन में अलंकार है। कालिंदी कावंड की आवृत्ति है। इसमें यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। तो इसमें सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार। प्रश्न 2, चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त मतलब खाली स्थान। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के खाली स्थान प्रकार होते हैं। अर्थ की दृष्टि से पूछ रहा है यहाँ पे, तो 8 होगा सही उत्तर। नवरत्न में समास है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं, है ना? तो इसमें द्विगु आएगा। संगोष्ठी उपसर्ग होता है। संगोष्ठी में खाली स्थान उपसर्ग होगा तो इसमें सम आएगा। भरिया का अभिप्राय खाली स्थान होता है। क्या होता है भरिया का मतलब? भरना या भारवाहक। तो इसका उत्तर है भारवाहक। वाक में खाली स्थान घर का प्रतीक है। वाक ललदत कवित्री है, कश्मीरी कवित्री, उन्हीं के पाठ से लिया गया है। तो इसमें परमात्मा है सही उत्तर। प्रश्न 3, सही जोड़ी मिलान कीजिए क और ख। तो पहले हम का को लेते हैं। गधे में गुणों की पराकाष्ठा है। डांडा थोड़ला की ऊंचाई है। पखा पखी, कच्चे सकोरे, सूरज का ब्याह। सूरज का ब्याह बृजकोर से लिया गया है। गधे में गुणों की पराकाष्ठा है, इसमें सही होगा सही जोड़ी ऋषि मुनियों से। डांडा थोड़ला की ऊंचाई है 16-17 हजार फीट की। पखा पखी मतलब होता है पक्ष विपक्ष। कच्चे सकोरे स्वाभाविक रूप से कमजोर। कच्चे सकोरे ये ललदत जी के पाठ से है, कविता से, वाक से है। कच्चे सकोरे मतलब मिट्टी का बर्तन। पात्र सूरज का ब्याह रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मूरत मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी में कौन सा अलंकार है? तो माँ शब्द की आवृत्ति है इसमें म वर्ण की, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार है। कोई 2 महाकाव्य तथा महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो हमने यहाँ पे 2 महाकाव्य लिखे हैं, रामचरितमानस और साकेत। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास, साकेत मैथिली शरण गुप्त। इसके अलावा और भी बहुत सारे महाकाव्य हैं, उनके नाम आप लिख सकते हैं और कवि का नाम। मिजवान कहानी किस लोक भाषा में लिखी गई है? ये भी बृजकोश से है। तो मिजवान कहानी बुंदेली लोक भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न, कवि रसखान पत्थर के रूप में किसका अंश बनना चाहते हैं? हमने रसखान के सवये पढ़े हैं। कवि रसखान पत्थर के रूप में गिरिराज गोवर्धन पर्वत का अंश बनना चाहते हैं। अगला प्रश्न, निरापद सहिष्णुता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है ऐसी सहिष्णुता जिसमें कोई खतरा ना हो उसे निरापद सहिष्णुता कहते हैं। कांजी हाउस क्या है? उसमें बंद जानवरों का जीवन किसने तथा कैसे बचाया? कांजी हाउस क्या है? जिसमें पशुओं को बंदी बनाकर रखा जाता है।
आवारा पशुओं को बंदी बनाकर रखा जाने वाला स्थान कांजी हाउस कहलाता है। कांजी हाउस में बंद जानवरों का जीवन झुरी के 2 बैल हीरा और मोती ने कांजी हाउस की दीवार को गिराकर उसमें कैद जानवरों को आजाद करवा दिया। अथवा डांडे क्या है? इस पाठ को जब हम पढ़ेंगे तो डांडे आया है। डांडे क्या है? लहाशा की ओर पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। लहाशा की ओर किसने लिखा है? राहुल सांकृत्यायन ने। तिब्बत के सबसे खतरनाक जगह डांडे है जो 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर है। यहाँ मीलों तक गांव नहीं होते हैं। प्रश्न 6, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। काव्यांश में विष और अमृत किसके प्रतीक हैं? इसका उत्तर है काव्यांश में विष हमारे मन की दुर्भावनाओं, वासनाओं, लालच और पापों के लिए तथा अमृत ईश्वर भक्ति, आनंद, भवसागर से मुक्ति और पुण्य के प्रतीक हैं। अथवा लल्दद ने ईश्वर का वास कहाँ बताया है? वाक के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कवित्री लल्दद ने ईश्वर का वास कण कण में बताया है। उन्होंने ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, वह थल थल अर्थात सब जगह व्याप्त है। प्रश्न 7, रेखांकित शब्द की जगह एक जैसे शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। कल मेरे मित्र ने मेरी सहायता की। एक जैसे शब्द लिखकर कल मेरे मित्र के द्वारा मेरी सहायता की गई। अथवा दिए हुए शब्दों को सही क्रम में लगाकर सार्थक शब्द बनाइए। मेले हैं मुझे में घूमना लगता अच्छा। इसको सही क्या बताएंगे हम? मुझे मेले में घूमना अच्छा लगता है। प्रश्न 8, गुरुत्वाकर्षण से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है गुरुत्वाकर्षण एक पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार कोई गणितीय सूत्र देने की कोशिश आइजक न्यूटन द्वारा की गई, जो आश्चर्यजनक रूप से सही था। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अथवा दूषित जल से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? लिखिए। तो दूषित या गंदा जल पीने से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूषित जल के सेवन से चर्म रोग, पेट रोग, पीलिया, हैजा, दस्त, उल्टियां, टाइफाइड, बुखार आदि रोग हो सकते हैं। गर्मी व बरसात के दिनों में इनके होने का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए पीने के लिए हमेशा स्वच्छ पानी का प्रयोग करना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्न 9 है। निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची मतलब एक ही शब्द के एक ही अर्थ वाले अनेक शब्द। जल, बादल, सूर्य, हवा। जल का पानी, बादल का मेघ, सूर्य का दिनकर, हवा का वायु। अथवा निर्देशानुसार वाक्य में परिवर्तन कीजिए। झूठ बोलने वाले को कोई प्यार करता है। निषेधात्मक वाक्य बनाना है जिसमें नहीं, न, मत शब्द होते हैं। झूठ बोलने वाले को कोई प्यार नहीं करता है। फिर है माँ ने बच्चों को नहलाया और स्कूल भेजा। प्रश्नवाचक वाक्य बनाया है। क्या माँ ने बच्चों को नहलाया और स्कूल भेजा? बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे, जब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे शब्द के साथ ये तब तक पूरा नहीं होता जब तक इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह ना लगाएं। तो यहाँ क्या शब्द भी आया है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त मूल शब्द एवं उनसे जुड़े उपसर्ग अलग लिखिए। उच्चारण, सद्धर्म, संगम, चिरायु। उपसर्ग, उपसर्ग में है उत, सत, सम, चिर। मूल शब्द हैं चारण, धर्म, गम, आयु। उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले लगाया जाता है और नया शब्द बनाया जाता है। तो चारण के साथ उच्चारण होगा तो उच्चारण हो जाएगा। धर्म के साथ सत लगाया जाएगा तो सतधर्म हो जाएगा। गम के साथ सम लगाया जाएगा तो संगम हो जाएगा। आयु के साथ चिर लगाया जाएगा तो चिरायु होगा। अथवा निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय लिखिए। दौड़ना, परिचायक, गरीबी, मुखड़ा। इसका उत्तर है मूल शब्द है दौड़, परिचय, गरीब, मुख। मूल शब्द सार्थक होने चाहिए। दौड़ में ना प्रत्यय लगा
तो दौड़ना हुआ। परिचय में आयक प्रत्यय लगा तो परिचायक हुआ। गरीब में ई प्रत्यय लगा तो गरीबी हुआ। मुख में ड़ प्रत्यय लगा तो मुखड़ा हुआ। प्रश्न 11, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फूला ना समाना, खून पसीना एक करना। अब सबसे पहले हम फूला ना समाना को लेते हैं। फूला ना समाना का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। वाक्य में प्रयोग, मोहन के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर उनके माता पिता फूले नहीं समा रहे हैं। फिर है खून पसीना एक करना, अत्यधिक मेहनत करना। माता पिता अपने संतान की उन्नति के लिए खून पसीना एक कर देते हैं। अथवा शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। निरंतर चलने वाला और पुरुषों में उत्तम। निरंतर चलने वाला सतत, गतिशील, और पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम। प्रश्न 12, वह वाक्य चुने जिसका अर्थ दिए गए वाक्य के समान है। मैंने पहले यह फिल्म कभी नहीं देखी थी। तो विकल्प हैं, आज मैंने यह फिल्म पहली बार देखी, मैंने यह फिल्म कुछ समय पहले देखी, मैंने यह फिल्म इससे पहले केवल एक बार देखी, यहाँ आने से पहले यह फिल्म मैंने एक बार देखी। अथवा दिए गए विकल्पों में से उचित विराम चिन्ह चुनकर लिखिए। मुझे बहुत कुछ करना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो यहाँ पे चिन्ह है, उनसे चिन्ह पहचानना है और क्या बनाना है, एक वाक्य बनाना है ना। मुझे बहुत कुछ करना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो यहाँ पे क्या शब्द आया है और इसलिए हम यहाँ से लेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न 13, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। ये ब्रिज कोर्स का है। काकी, हलवा, व्यंजन, बूढ़ी, कचौरी, मेहमान, गांव, शादी। इन शब्दों को हमको एक मोतियों की तरह एक माला में पिरोना है, मतलब एक कहानी बनानी है छोटी सी। हमने बनाया है, एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। गांव में उसे प्रेम से सब लोग काकी कहते थे। वह अपने मकान में अकेली ही रहती थी। उसके पड़ोस में शादी का कार्यक्रम था। कार्यक्रम में उसे भी बुलाया गया था। साथ ही बहुत से मेहमान भी आए हुए थे। सभी को दावत के लिए विशेष व्यंजन की तैयारी की गई थी। पकवानों में विशेष रूप से क्या क्या थे? कचौरी, लड्डू, खीर, गाजर का हलवा आदि बनाए गए थे। अभी भोजन का समय नहीं हुआ था, लेकिन बूढ़ी काकी के मन में पकवानों की सुगंध से उसका मन ललचा रहा था। जब भोजन समय हुआ तब बूढ़ी काकी ने पेट भर भोजन करके तृप्त हो गई। तो ये था इन शब्दों को प्रयोग कर एक छोटी सी कहानी, आप लोग भी बना सकते हैं। प्रश्न 14, पानी के महत्व अथवा त्योहारों का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए। आपको पानी के महत्व को जानना है और सोचना है कि किस चीज के लिए आवश्यकता होती है पानी की। पानी हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पदार्थों में से एक है, जो मानव के साथ साथ पौधों और जानवरों के लिए आवश्यक है। पानी हमारे शरीर के आधे से अधिक वजन को बनाता है और पानी के बिना दुनिया के सभी जीव मर सकते हैं। पानी केवल पीने के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के उद्देश्यों जैसे स्नान, खाना पकाने, सफाई और कपड़े धोने आदि के लिए भी आवश्यक है। साथ ही फसलों का उत्पादन भी पानी के बिना असंभव है। इसलिए रहीम जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब त्योहारों का महत्व हम लिखेंगे। मानव जीवन अनेक विविधताओं से भरा हुआ है। अपने जीवन काल में उसे अनेक प्रकार के कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। इनमें वह प्रायः इतना अधिक व्यस्त हो जाता है कि अपनी व्यस्त जिंदगी से स्वयं के मनोरंजन आदि के लिए समय निकालना भी कठिन हो जाता है। इन परिस्थितियों में त्योहार उसके जीवन में सुखद परिवर्तन लाते हैं तथा उसमें हर्षोल्लास व नवीनता का संचार करते हैं। त्योहार अथवा पर्व सामाजिक मान्यताओं, परंपराओं व पूर्व संस्कारों पर आधारित होते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक समुदाय, जाति व धर्म की मान्यताएं होती हैं, उसी प्रकार इन त्योहारों को मनाने की विधियों में भी विभिन्नता होती है। प्रश्न 15, दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। दो मित्र के बीच में जो वार्तालाप हो रही है परीक्षा के बाद, उसकी वार्तालाप कैसे कर सकते हैं आप लोग?
इसको लिखना है। उत्तर, परीक्षा समाप्त होने के पश्चात दो मित्रों के मध्य हुए संवाद का विवरण। अंकित, आदित्य कैसा हुआ तुम्हारा हिंदी का प्रश्न पत्र? आदित्य, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मेरा प्रश्न पत्र बहुत ही अच्छा हुआ। और तुमने कैसा किया? अंकित, मेरा 2 अंक का केवल एक प्रश्न स्पष्ट नहीं था, अतः मैं उसका सही उत्तर नहीं दे सका। आदित्य, वह कौन सा प्रश्न था? अंकित, प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय। मैंने उसमें प्रेमचंद का साहित्य में स्थान को हल नहीं कर पाया। आदित्य, कोई बात नहीं, वार्षिक परीक्षा में अच्छे से तैयारी करना, तब सभी प्रश्नों के उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से दो मित्रों के बीच में सार्थक संवाद। अब रोगी और डॉक्टर के बीच संवाद। किस तरह से संवाद होती है रोगी और डॉक्टर के बीच में? रोगी, डॉक्टर साहब, मुझे कल रात से हल्का सा बुखार आ रहा है। डॉक्टर, ठंड तो नहीं लग रही है? रोगी, थोड़ी ठंड भी महसूस हो रही है, परंतु सारे शरीर में दर्द का एहसास हो रहा है। डॉक्टर, क्या छींकें भी आ रही हैं? रोगी, सुबह के समय 4-5 छींकें एक साथ आई थी, सिर भी भारी भारी सा लग रहा है, जुकाम भी है। डॉक्टर, पेट तो खराब नहीं है? रोगी, जी हाँ डॉक्टर साहब, आज मेरा पेट साफ नहीं हुआ है। डॉक्टर, पर्चा लिख कर देते हुए, यह दवाइयाँ ले लो, 2 दिन की दवा है, दिन में 3 बार 2-2 गोली 4 घंटे के अंतराल से लेना, 1 गोली रात को सोते समय दूध के साथ लेना। रोगी, क्या कुछ परहेज भी करना है डॉक्टर साहब? डॉक्टर, ज़्यादा नमक मिर्च मसाला और तेल वाली चीज़ें नहीं खानी है, हल्का खाना जैसे खिचड़ी खा सकते हैं। इस तरह से डॉक्टर और मरीज के बीच में संवाद। प्रश्न 16, घर में जो काम आप अक्सर करते हैं उसके बारे में 2 वाक्य लिखें। हर बच्चे को लिखना है ये अपनी दिनचर्या के बारे में। उत्तर, मैं प्रतिदिन घर में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता हूँ एवं उनके द्वारा बताए गए सभी कार्यों को मन लगाकर समय से पूरा करता हूँ। इसके पश्चात मैं अपने अध्ययन के अंतर्गत गृह कार्य पूर्ण करता हूँ। गृह कार्य में मैं सभी विषयों को बराबर समय देकर पढ़ाई करता हूँ। ऑनलाइन कक्षा में मैं नियमित रूप से आसानी से सहभागिता निभाता हूँ। और घर में यदि कोई मेहमान या अपरिचित आ जाए तो मैं सम्मान पूर्वक उन्हें बैठाता हूँ और उन्हें उचित सम्मान देता हूँ। बहुत बढ़िया। प्रत्येक विद्यार्थी अपने स्वविवेक से अपने कार्य को लिख सकते हैं। प्रश्न 17, प्रेमचंद जी अथवा राहुल सांकृत्यायन जी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। किन बिंदुओं पर देना है? प्रमुख रचनाएं कोई 2, भाषा एवं शैली, साहित्य में स्थान। प्रेमचंद जी की रचनाएं, प्रमुख रचनाएं गोदान और सेवा सदन, ये प्रेमचंद के उपन्यास हैं। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उनकी भाषा शैली, प्रेमचंद आम जनता के लिए लिखते थे, उसे जन जन तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उनकी भाषा शैली सहज सरल तथा व्यवहारिक है। भाषा, प्रारंभ में प्रेमचंद उर्दू में लिखा करते थे, बाद में हिंदी क्षेत्र में पदार्पण किया, इसलिए उनकी भाषा में व्याकरण संबंधी दोष भी आ गए हैं। प्रेमचंद ने हिंदी में एक नवीन परंपरा का श्री गणेश किया, उर्दू शब्दावली से युक्त बोलचाल की सरल भाषा को अपनाया। शैली, भाषा की तरह उनकी शैली भी विषयानुकूल बदलती रहती है। आपने अपने लेखन में कौन कौन सी शैलियों को अपनाया है? वर्णात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा हास्य व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान, प्रेमचंद भारतीय जनता के सच्चे साहित्यकार थे। आपने भाषा शैली को नवीन रूप प्रदान किया तथा अपने युग की विशेषताओं, धड़कनों को शब्दों में उभारा है। राहुल सांकृत्यायन, मेरी जीवन यात्रा 6 भाग में है। किन्नर के देश में, ये उनकी रचनाएं हैं। की भाषा शैली, राहुल सांकृत्यायन ने अपना अधिकांश यात्रा साहित्य अत्यंत सरल भाषा तथा रोचक शैली में लिखा है। इनके साहित्य में विवरणात्मक व्यक्तिकता, कल्पनाशीलता तथा रोचकता के दर्शन होते हैं। वहीं विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के साथ ही वहाँ के जनजीवन तथा स्थानीय शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते हैं। साहित्य में स्थान, घुमक्कड़ स्वभाव वाले राहुल जी ने
मकड़ी के स्वास्थ्य की रचना की। उन्होंने घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धक एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी का भी ज्ञान कराया है। इनके साहित्य में यात्राओं का सजीव वर्णन मिलता है। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। ऊंचे कुल का जन्मिया, जब करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। प्रस्तुत पद्य किससे लिया गया है, किस पाठ से, और कवि कौन है? हम संदर्भ में बात करते हैं इसके लिए। प्रस्तुत का पंक्तियां क्षितिज भाग 1 के साखी एवं शबद पाठ से ली गई है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग, कबीरदास जी ने इस दोहे में कुल से बड़ा व्यक्ति के कर्म को बताया है। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति केवल अच्छे परिवार या खानदान में पैदा होने से ही महान नहीं बन जाता है, उसके लिए उसे अच्छा कर्म करना भी आवश्यक है। अर्थात व्यक्ति सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से महान बनता है। सोने जैसी अत्यंत मूल्यवान धातु से बने पात्र में यदि शराब भर दी जाए तो भी साधु सज्जन उसकी पात्र की निंदा ही करते हैं। अर्थात स्वर्ण पात्र में शराब भरने के कारण ही वह पात्र निंदनीय बन जाता है। विशेष कर्म के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। इसमें दोहा छंद है और अनुप्रास अलंकार है। अथवा थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां इसकी कवित्री क्षितिज भाग 1 के वाक नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचनाकारा कश्मीरी कवित्री ललदत जी हैं। प्रसंग, ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है। व्याख्या, कवित्री ललदत ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, वह थल थल अर्थात सब जगह व्याप्त है। हमें जाति और धार्मिक संस्थाओं से ऊपर उठते हुए हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं करना चाहिए। हम यदि स्वयं को ज्ञानी समझते हैं तो पहले हमें स्वयं को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। जब हम स्वयं को जान लेंगे, स्वयं की अच्छाई और बुराई को पहचान लेंगे, तो ईश्वर को भी आसानी से जान पाएंगे। हम सब के भीतर ईश्वर ही आत्मा रूप में निवास करता है। इसमें विशेष क्या है? दोहा छंद कश्मीरी भाषा ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है, सामाजिक बुराई की ओर संकेत किया गया है। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। झूरी काशी के दोनों बहनों के नाम से हीरा और मोती दोनों पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, लड़ाई के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, धौल धप्पा होने लगता है, उसके बिना दोस्ती कुछ खुशी खुशी कुछ हल्की सी रहती है और जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश पाठ पुस्तक क्षितिज भाग 1 के 2 बैलों की कथा नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रसंग, इस गद्य खंड में लेखक ने जानवरों में मानवीय संवेदना का उल्लेख किया है। व्याख्या, झूरी नामक किसान के 2 बैल थे जिनके नाम हीरा और मोती थे। दोनों बैल अच्छी नस्ल के थे। दोनों बैल देखने में सुंदर थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। दोनों मूक भाषा में आपसी विचार विनिमय कर लिया करते थे।
वह दोनों बैल आपस में एक दूसरे की बात कैसे समझ लेते थे, यह विचारणीय प्रश्न है। निश्चय ही उन दोनों में कोई ऐसी शक्ति थी जो मनुष्य में नहीं पाई जाती। कभी कभी दोनों आपस में सींग भी मिला लिया करते थे, और ये आत्मीयता और विनोद के भाव से, ना कि किसी विग्रह के कारण। विशेष पशुओं में मानवीय संवेदनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। बैलों के आपसी संबंध को स्पष्ट किया गया है। गद्यांश में मुहावरों के प्रयोग से आकर्षक बन गया है। अथवा परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राजदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। वहां भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भीख मांग रहे थे। ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भीख मांगने नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। अब ये पाठ किससे लिया गया है? इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश क्षितिज भाग 1 पुस्तक की लहाशा की ओर पाठ से अवतरित है। इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। प्रसंग गद्यांश में परिचय होने पर आश्रय की सुविधा के बारे में बताया गया है। लेखक तिब्बत की यात्रा के दौरान परित्यक्त चीनी किले से थोड़ला की यात्रा के दौरान रास्ते में राहदारी मांगने वालों को पहचान की चिट दे दिए। यहाँ पर उनके मित्र सुमति के परिचित के लोग थे, इसलिए उन्हें आवास में कोई परेशानी नहीं गई। जबकि वे भिखमंगे के रूप में यात्रा कर रहे थे। 5 वर्ष पहले जब वे भद्र पुरुष के रूप में घोड़े पर सवार होकर यात्रा कर रहे थे, किंतु उस समय उनके जान पहचान का कोई व्यक्ति नहीं था, इसलिए उन्हें वहां पर ठीक से कोई आश्रय नहीं मिला। परिणाम स्वरूप उन्हें गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में रहना पड़ा था। इसका विशेष क्या है? यात्रा के दौरान परिचय के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। तिब्बत के भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण का चित्रण किया गया है। प्रश्न 20, आपका नाम रमेश है और आप केंद्रीय विद्यालय भोपाल के छात्र हैं। आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अतः आप शुल्क मुक्ति के लिए अपने विद्यालय के प्रचार को पत्र लिखेंगे, जैसा कि पहले भी लिखते आए हैं। हमने यहाँ पे एक उदाहरण दिया है। सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश। विषय है शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। इसमें समानांतर में सभी बातें लिखना है, जिसको हम लिख रहे हैं, या विषय हो या फिर समाप्ति हो। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी मजदूरी करके घर का काम चलाते हैं, किंतु पिछले 3 माह से वह अस्वस्थ चल रहे हैं। बिना आय के घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई है। यही कारण है कि मैं विद्यालय का शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ। अभी पिताजी की हालत में सुधार नहीं है, अतः भविष्य में भी आर्थिक परेशानी रहेगी। आपसे अनुरोध है कि मेरी दयनीय स्थिति को ध्यान में रखकर मुझे पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य रमेश। दिनांक 24/11/2020। अपने मित्र को प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र। इसमें भी सब कुछ समानांतर है। उदाहरण है एक यहाँ पे F768 सेक्टर 8 MP नगर भोपाल 24 नवंबर 2020। प्रिय पंकज, नमस्ते। सादर नमस्ते। आज प्रातःकाल दैनिक भास्कर में प्रकाशित तुम्हारे परीक्षा परिणाम का समाचार पढ़ा। उससे पता चला कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2020-21 में तुमने प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। समाचार पढ़ते ही मैं खुशी से उछल पड़ा। इस सफलता के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें जीवन में प्रत्येक परीक्षा में इसी प्रकार की सफलता प्राप्त हो। से सब ठीक है, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। घर में सबको नमस्कार कहना। पत्र का उत्तर अवश्य देना। तुम्हारा मित्र कन्हैया कुमार।
प्रश्न 21, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपठित जिसको हमने पहले नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। मनुष्य का जीवन बहुत संघर्षमय होता है, उसे पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर भी ईश्वर द्वारा जो मनुष्य रूपी वरदान इस पृथ्वी पर हुआ है, मानव धरती का रूप ही बदल गया है। यह संसार कर्म करने वाले मनुष्यों के आधार पर टिका हुआ है। देवता भी उनसे ईर्ष्या करते हैं। मनुष्य का जीवन कर्म बल के कारण श्रेष्ठ है। धन्य है मनुष्य का जीवन। अब इसी अपठित गद्यांश से प्रश्न है और इसके उत्तर। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका उत्तर, मानव जीवन का महत्व। इसके अलावा भी और भी शीर्षक हम लिख सकते हैं जो सही होंगे उस गद्यांश से संबंधित। मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना जाता है? इसका उत्तर, मनुष्य कर्म बल के कारण श्रेष्ठ माना जाता है। प्रश्न 3, यह संसार किस आधार पर टिका है? इसका उत्तर, यह संसार कर्म करने वाले मनुष्यों के आधार पर टिका हुआ है। प्रश्न 4, देवता किससे ईर्ष्या करते हैं? उत्तर, देवता मनुष्य से ईर्ष्या करते हैं। प्रश्न 5, इस पृथ्वी पर ईश्वर प्रदत्त वरदान क्या है? इसका उत्तर, इस पृथ्वी पर मनुष्य रूपी वरदान मिला है। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखना है। बच्चों यहाँ पे एक बात याद रखना है, ध्यान रखना है हमको कि अ में जो आता है उसके पूरा विवरण लिखना है निबंध का, जबकि बा में आता है सिर्फ उसकी रूपरेखा लिखना है। तो इसके शीर्षक हैं कौन कौन से हैं? बाल श्रम के कारण, कोविड-19 समस्या और समाधान। इसके बारे में हम लिख सकते हैं क्योंकि कोविड का विकट परिस्थिति चल रही है अभी। विज्ञान के चमत्कार, जल संरक्षण। बा में ये जो आ था, इसमें हम रूपरेखा के साथ उसका विस्तृत रूप दे सकते हैं निबंध को 250 शब्दों में। और किसी एक विषय की रूपरेखा लिखना है, तो किसी एक विषय जो आपको रुचिकर लगे में जिसको आप लिख सकते हैं। मेरा प्रिय मित्र और दूसरा वृक्ष हमारे मित्र। विद्यार्थी स्वयं अपने विवेक से किसी एक विषय पर निबंध लिखें एवं रूपरेखा प्रस्तुत करें। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा आदर्श उत्तर या हल समाप्त होता है। आप सभी बहुत ध्यान से इसको, जो प्रश्नों के उत्तर नहीं बने हैं, इससे हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।